नमस्कार, मैं हूं देवेश और आप हैं संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। हम यहाँ पे मिलते हैं आपसे बीए थर्ड सेमेस्टर के भूगोल विषय को लेकर के। हमने लगभग पिछली कक्षाओं में अपने 9 चैप्टर को कंप्लीट करके 10वें चैप्टर की ओर हमने कदम बढ़ाया है और चैप्टर का नाम है पर्यावरणीय प्रदूषण। पिछली क्लास में यानी जो अभी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी उसमें आप देखेंगे कि हमने पहले पार्ट को पढ़ा। उससे आगे हम आज चलेंगे यानी पर्यावरणीय प्रदूषण के द्वितीय भाग की ओर। द्वितीय भाग का अर्थ है कि इस चैप्टर को 2 भागों में मैंने बांटा ताकि आसान हो जाए ये पढ़ने में। मेरा प्रथम प्रयास महाविद्यालय के बच्चों के लिए जो बीए थर्ड सेमेस्टर में भूगोल विषय को लेकर पढ़ रहे हैं उनके लिए मटेरियल तैयार करना है ताकि वो आसानी के साथ एग्जाम दे सकें, उनके पास सद भंडार की कोई कमी ना हो। और भूगोल विषय में खास करके, मैं सारे विषय की बात नहीं कर सकता, लेकिन भूगोल में उनके नंबर कम ना आए। इसके साथ मेरा भरपूर प्रयास है, महाविद्यालय परिवार का प्रयास है कि अन्य बच्चे भी जो अन्य विद्यालयों में पढ़ रहे हों उनके लिए भी यहाँ पे सुलभ व्यवस्था दी जाए, यानी आसानी के साथ वो पढ़ सकें भूगोल विषय को लेकर के। उसी के साथ साथ जो मैं इम्प्रोवाइज़ करता हूँ, कुछ वर्ड्स मैं आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करता हूँ, वो इसलिए और कुछ उसमें उदाहरण देता हूँ ताकि दूसरे लोग भी जो छात्र नहीं हैं वो भी इस विषय को आसानी से समझ सकें, पढ़ सकें और जीवन में होने वाले बदलाव को समझ सकें। कदम आगे बढ़ाते हैं और अपने द्वितीय पार्ट की ओर जाते हैं। हमने प्रारंभ में जो हमने पढ़ा वो प्रदूषण के कारक, प्रकार और फिर हम वायु प्रदूषण पढ़ लिया हमने। अब हमारा कदम जो है अम्ल वर्षा की ओर है। जी हाँ, ये सारा पूरा करते हुए अब हमारी यात्रा पहुंच गई है प्रदूषण के अम्ल वर्षा पे। इसके पहले हमने जो भी पढ़ा वो अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे हमारी वीडियो मिल जाएगी। शुरू करते हैं। अम्ल वर्षा मेरे दोस्तों, बच्चों, ये एक ऐसी चीज़ है जिसे मानव ने पैदा किया और उसका प्रभाव सर्वाधिक मानवों पे ही पड़ा। आसानी रूप से समझते हैं, जो नॉर्मल बोलचाल भाषा में बताई जाती है कि खुद के खोदे गड्ढे में खुद ही गिर जाना। पर्यावरणीय प्रदूषण में अम्ल वर्षा ठीक इसी प्रकार हमारे साथ हमारा पीछा करती है। अम्ल वर्षा का अर्थ क्या है आप उसे समझेंगे तो साधारण वर्षा यानी जो आसमान से गिरने वाली बूंदें हैं बारिश में, उनके पीएच मान का घट जाना हमारे लिए अम्ल वर्षा के रूप में प्रभावित करती है। अब अगर साधारण बारिश हो रही है तो उसका पीएच मान 5.5 से लेके 5.7 तक होगा और एक अच्छा जल माना जाता है वर्षा के जल को, जो खेतों के लिए, भूमिगत जल के लिए, साथ ही साथ वर्षा के पानी को एकत्रित करने के लिए ये पानी बहुत बेहतरीन है। 5.5 से लेके 5.7 के पीएच मान तक वाले जल की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन वहीं पे जब मेरे दोस्त इस पानी का पीएच घट के 2 तक आ जाए, यानी ये ऐसे घटते घटते इसका पीएच मान 2 हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि ये वर्षा अम्ल वर्षा है। पहली चीज ये समझ में आई। और इसके बारे में जो सबसे पहले बात हुई, यानी ये अम्ल वर्षा है क्या, इसे सबसे पहले बताया किसने, उसके बारे में अगर हम बढ़ेंगे तो हमें जाना पड़ेगा सीधे 200-250 साल पहले, और वर्ष होगा 1872। 1872 में हमने प्रवेश कर लिया। अब वहां पे हम एक विद्वान को देखेंगे, विद्वान का नाम है R.A. स्मिथ। R.A. स्मिथ साहब ने अपने घर के बाहर जहां वो रहते थे मैनचेस्टर में, बारिश हो रही थी, तो उन्होंने देखा कि इस जल का जो स्वाद है, शरीर पे गिरती है बूंदें तो मुंह तक तो आती हैं, होठों पे लगता है तो उसका स्वाद पता चलता है। उन्होंने देखा कि आम वर्षा के दिनों में जो आम बरसात होती है उससे इस जल का स्वाद बिल्कुल भिन्न है, बहुत अम्लीय है। बाद में उन्होंने पता किया और हो रही बारिश में उन्होंने जल को एकत्रित किया और उसमें देखा कि CO2 की मात्रा बढ़ी हुई है और इसमें कार्बोनिक अम्ल की मात्रा बढ़ी हुई है। उन्होंने इस पर शोध किया और जब अपना शोध पत्र प्रकाशित किया तो उन्होंने बताया कि अब
बरसात अम्लीय हो रही है, अम्लीय बरसात हो रही है। और यहीं से सबसे पहले अम्लीय वर्षा के बारे में लोगों को पता चला। फिर विद्वान आए कोरोमंडी साहब, उन्होंने अम्लीय वर्षा के बारे में अपनी परिभाषा दी, और वो परिभाषा ऐसी रही कि वर्षण का कोई भी रूप, वर्षा, हिमपात, तुषारापात, कोहरा आदि जिनमें अम्ल की मात्रा अधिक हो, अम्लीय वर्षा कहलाती है। अब इस परिभाषा में आप देख लीजिए, एग्जाम में लिखते टाइम आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगी। यहाँ पे जब वर्षा की बात आएगी तो सिर्फ आसमान से गिरने वाली बूंदें जो लगातार बरसात के रूप में होती हैं वही अम्लीय वर्षा नहीं होती हैं। इनमें तुषारापात, अब ये क्या है? हम लोग सुनते हैं, देखते हैं बचपन में क्या अभी भी हमारे यहाँ जो बुजुर्ग वो कहते हैं ना, तुषार पड़ा था। तुषार का मतलब बहुत ज्यादा ओस, और वो बहुत ज्यादा ठंडा हो, वो तुषार होता है। और तुषारापात का मतलब होता है कि आसमान से गिरने वाला तुषार, यानी ओस। कोहरा भी ओस के रूप में ही होता है, लेकिन ये बहुत ठंडा नहीं होता है। लेकिन पानी की बहुत पतली छोटी बूंदें हमारे वातावरण को घेर लेती हैं, अंधेरा हो जाता है, इसलिए वो कोहरा का नाम आ जाता है। इनमें से जब भी अम्ल की मात्रा अधिक होगी तो वो अम्लीय वर्षा में अपने आप को दर्ज कराएंगे। वर्षा का अर्थ ये रहा। आगे बढ़ें, अब इसके स्रोत के बारे में बात कर लेते हैं। अम्लीय वर्षा का स्रोत क्या है, कैसे अम्लीय वर्षा होता है? अब इसमें एक घटना आपको समझने की जरूरत है कि जब इसके बारे में पता चला मैनचेस्टर में, तो उसका कारण क्या था? ऐसा क्यों था कि केवल मैनचेस्टर में ही इसके बारे में पता लगा? 1870 के दशक की बात है। वो वर्ष तो पूरे संसार में सबके लिए सेम वर्ष था, कहीं और क्यों नहीं पता चला? तो जो सबसे जरूरी चीज है मेरे दोस्त अम्ल वर्षा के लिए, वो औद्योगिकीकरण है। जितनी सारी फैक्ट्रियां लगेंगी, जितने सारे लोग विकास की ओर अग्रसर होंगे, जितना सारा रासायनिक क्रियाएं होंगी, उससे अम्ल वर्षा के होने के चांसेस वहां बढ़ जाएंगे। आ गई बात समझ में? अब हम स्रोत पे चलेंगे। तो अब जब स्रोत हम समझेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी कि औद्योगिकीकरण ही अम्ल वर्षा का सबसे बड़ा कारण है, और उससे निकलने वाला स्रोत सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे, लेकिन यहां पे आप समझिए इसके लिए स्रोत के बारे में मैंने क्या लिख रखा है। इसमें कहा गया है कि सूर्य के प्रकाश तथा नमी की क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल जाती है। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है जिसमें ऑक्सीजन भी है, जिसमें लाइट भी है। वो सूर्य के प्रकाश से क्रिया करेंगे और उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल जाएंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल आसमान में पहुंचेगा, बादल में नमी से क्रिया करेगा, और उनके साथ जब बरसात होगी तो जमीन पे नीचे आ जाएगा। हो गया अम्ल वर्षा, कारण पता चल गया, सल्फर डाइऑक्साइड। कदम आगे बढ़ा देते हैं, अब प्रभाव पे आ जाएंगे। अब भाई अम्ल वर्षा हुई है तो उससे किसी को तो प्रभाव झेलना पड़ेगा। अब मानव ने गड्ढा खोदा है तो उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा ही। सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है वो वन संपदा और फसल पे। अब अम्ल वर्षा हो रही है तो आवश्यक नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर स्थान पे ही होगा, वो तो कहीं भी हो सकता है। जो वायु हल्की होती है वही ऊपर उठती है, जो भारी होती है वो नीचे गिरती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड सामान्य वायु के मुकाबले हल्की होती है तो वो ऊपर उठती है, बादलों में पहुंचती है, संग्रहण करती है, उसके नमी में अवशोषित हो जाती है। अब बरसात के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में नीचे आती है और वो वनों पे गिरने के बाद पेड़ का क्षरण कर देती है। बहुत ज्यादा अम्लता होने पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत अच्छी नहीं होगी, पेड़ सूखेंगे, पत्तियां जलेंगी और वन का नाश होगा। तो हो गई एक समस्या। फसल का क्या हालत होगा भैया? अब गेहूं का फसल लगा हुआ है, कोई भी फसल लगा हुआ है, मैं सिर्फ उदाहरण के रूप में दे रहा हूं। गेहूं की फसल लगी हुई है, ऊपर से बारिश हो रही है, अम्लीय वर्षा है, पत्तियों पे गिरेगा, पत्तियां जलेंगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, उसे ऊर्जा नहीं मिलेगा, तो गेहूं की बालियां टूट के गिरने लगेंगी। बाली तो समझते हैं ना? अरे तो सब समझते हैं भाई,
बताना क्या है। धान की भी यही हालत हो जाएगी, उसमें रोग लगना शुरू हो जाएगा। मक्के की खेती में उसकी बाली में दाने नहीं आएंगे, तो हो गया खराब वन संपदा। जलीय जंतु के बारे में ये एक बहुत ही विकराल रूप लेता है। पानी में जब ये गिरता है जल, तो उसके अम्लता को बढ़ा देता है, खट्टा हो जाता है। आप ऐसे समझिए, बहुत ज्यादा खट्टा हो जाता है। अब नींबू का रस मेरे दोस्त, नींबू जो होता है ना, अक्सर वो लगभग 2.5 के आसपास पीएच मान आता है। और आप थोड़ा नींबू पानी पीते हैं, उतना अम्लीय हो जाता है कि जबान पे, जीभ पे ऐसे पता चलता है कि हमने कुछ पी रखा है। और फिर उसके बाद पानी पीते हैं हम, तब जाके जबान साफ होती है। अब सोचिए 2.5 पे ये हालत है और पूरी बारिश हो रही है, और जिसका पीएच मान 2 है वो जब किसी जल में गिरेगा तो उसकी स्थिति क्या होगी? भयावह होगी। अम्लीय वर्षा से जीव जंतुओं पे, जलीय जंतुओं पे पड़ने वाला प्रभाव ये है कि एक तालाब है, मछलियां हैं, जंतु हैं, बारिश हो गई अम्लीय वर्ष, तो इनकी मृत्यु निश्चित है, स्वर्ग से धार जाएंगे, क्योंकि अम्लीयता बहुत ज्यादा हो गई है। तीसरा भौतिक पदार्थ और भवन या स्मारक। अच्छा, भवन और स्मारक का नाम इसलिए इसमें लिया गया है क्योंकि जो बड़े मोन्यूमेंट्स हैं भारत में, इसके पहले जैसे हमने बताया ताजमहल वगैरह, उसमें आप जब देखेंगे ना तो पीलापन आना, वो भी अम्लीय वर्षा का एक कारण है। एफिल टावर पेरिस में जो खड़ा हुआ है, उसके एल्युमिनियम का बना हुआ है, वो स्टील का बना हुआ है, उसमें क्षरण होना शुरू हो गया है। उसको तो हर 1 या 2 साल बाद पूरा पेंट करना पड़ता है भाई, इससे बचाने के लिए। इसलिए कहा गया, यहां पे स्मारक की बात की गई। पत्थर पे अम्लीय वर्षा जब पड़ता है तो इसके ऊपर जो बूंदें गिरती हैं वो इस ऊपरी परत का क्षरण करती हैं और ये खंड खंड टूटने लगता है। इसलिए स्मारक और भवन की बात हो गई। भौतिक पदार्थ में हमारी छतों पे अगर बारिश गिर रही है तो ऊपर के सीमेंट का नाश करना शुरू कर देगी, ईंटों का क्षरण करना शुरू कर देगी, और वो पतले बुरादे के रूप में गिरने लगेंगे और भवन कमजोर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा ने अपना प्रभाव दिखा दिया, बढ़ गए। अब इसके नियंत्रण की बात हो जाए, जरूरी चीज है, इसका नियंत्रण नहीं होगा तो समस्याएं बहुत विकट हो जाएंगी। इसके नियंत्रण में सबसे पहला कदम 1983 में स्वीडन में बैठक करके बनाई गई। विद्वानों ने बैठक की और कहा कि इसे अगर रोका नहीं गया तो ये भयावह रूप ले लेगा, और संसार में बरसात होना आम बात है, अम्लीय वर्षा का बरसात होना खास बात है। खास ऐसे कि ये धीरे धीरे मानवीय सभ्यता को ही नष्ट कर देगी। भूमिगत जल में जाएगी, वहां पे विनाश करेगी, भूमि का क्षरण करेगी, वन संपदा खत्म करेगी, भवन का क्षरण होगा, रहने की स्थिति खराब होगी, जलीय जंतुओं पे प्रभाव पड़ेगा। तो बाहरी जंतु जो हैं जंगलों में, वहां पे तो फिल्टर का पानी पहुंचना स्वाभाविक नहीं है। इसलिए इस बैठक में बात की गई कि इसे रोकने का उपाय किया जाए। फिर 85-88 में एक बार और बैठक हुई, लेकिन इसमें लगभग सारे देशों को बुलाया गया जो औद्योगिकीकरण की ओर अग्रसरित थे। अब हम 1947 में आजाद हुए, अब हमें इसकी जरूरत थी। अंग्रेजों ने पहले से फैक्ट्री लगा रखी थी, उसको हमें बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाना था, क्योंकि हमें कमाई करनी थी और विश्व पटल में अपना स्थान बनाना था। इसलिए हमने औद्योगिकीकरण बहुत तेजी के साथ बढ़ाया। और जब दुनिया ने देखा तो 1985 और 88 के बीच में जितने बैठक हुए 2-3, उस सब में भारत को भी बुलाया गया और कहा गया कि आप औद्योगिकीकरण करिए, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं करिए, उसका पैदावार नहीं होना चाहिए, उसका क्षरण करना चाहिए। और साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड की कमी के लिए भी इसी बैठक में बात की गई और लोगों ने 30% घटाने का लक्ष्य रखा। और ये एक ऐसा लक्ष्य था जिसे मेरे दोस्त प्राप्त कर लिया गया, मिल गया, हो गई बात कि भाई अब खत्म कर लेंगे, और खत्म
हो भी गया। इसके नियंत्रण में एक और चीज जो रखती है, वो अगर आप गंध युक्त कोई वस्तु जलाते हैं, गंध युक्त वस्तु अगर जलाएंगे तो इसी से सबसे ज्यादा सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, और यही बारिश में अम्लता को बढ़ाता है। जब ये बातें बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगी, बहुत तेजी के साथ चारों तरफ चढ़ने लगी, तो आके यहां बात रुकी 1999 पे। हम लोगों ने चाह के भी बहुत तेजी के साथ रोका नहीं, तो यूरोपीय विद्वानों ने बताया कि किसी एक देश के रोक लेने से यह समस्या खत्म नहीं होगी, क्योंकि यूरोपीय औद्योगिकरण का प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप पे पड़ना स्वाभाविक है, और आने वाले 10 वर्षों में अम्लीय वर्षा का खतरा बहुत तेजी के साथ बढ़ जाएगा। यानी पूरे विश्व को इस पे अपना प्रभाव दिखाने की जरूरत है, और किसी पर्टिकुलर देश पे इसका भार नहीं देना चाहिए। तो जो 30% का यहाँ पे कटौती की बात की गई थी, 30% का, उसको पूरे विश्व पे लागू कर दिया गया, और सबसे कहा गया कि इस पे मिल करके हम सल्फर डाइऑक्साइड की कमी खत्म करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड की उत्पत्ति खत्म करेंगे, और अम्ल वर्षा रुक गई। लेकिन मेरे भाई, ये किताबों में पढ़ने में अच्छा लगता है, व्यवहारिक रूप से आप देखेंगे तो बहुत प्रभाव नहीं पड़ा है। इसलिए मेरे बच्चों, जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो नीचे आप निष्कर्ष जरूर लिखिएगा, क्योंकि निष्कर्ष एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी हेडिंग है जो आपके नंबर को तुरंत 2-3 नंबर आपको ज्यादा बढ़ा देगी। और इसमें आप हमेशा अपना विचार लिखिएगा, खुद का विचार, और इस पे आज के सांसारिक समय के बारे में इस पे दर्शाइएगा कि ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली, सब समझ ली, विद्वानों ने बता दी, बैठक खत्म हो गई, चाय नाश्ता किया, घर गए, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसका प्रभाव कितना पड़ा वो आपको हम निष्कर्ष में बता देते हैं। तो अम्लीय वर्षा यहां समाप्त होती है दोस्त। अब आगे बढ़ते हैं। दो बार हो गया भाई। हाँ, अब अगला प्रदूषण हमारा जल प्रदूषण है। जल के बारे में बात करेंगे अब हम कि जल प्रदूषण क्या है। इसके सबसे पहले परिभाषा पे इसकी बात करते हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में आ जाता है। जल प्रदूषण की परिभाषा दीजिए। इसमें कहा गया है, मानवीय क्रियाकलापों या प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा जल के रासायनिक, भौतिक, जैविक गुणों में परिवर्तन जल प्रदूषण कहलाता है। ये तो एक सीधा सीधा उदाहरण हो गया उदाहरण परिभाषा में। इसमें कहा गया कि मानव क्रियाकलापों द्वारा, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है भाई मानव के साथ। लेकिन हालांकि हम इसमें मेन रोल अदा करते हैं, हम इसमें मेन विलेन हैं, इसलिए इस पे ही परिभाषा निर्धारित रहती है। तो कहा गया, मानवीय क्रियाकलापों का प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा जल के रासायनिक, यानी उसमें जो रसायन उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और उसके बंध, भौतिक रूप से, जैविक रूप से गुणों में जो परिवर्तन कर दिया जाएगा वही जल प्रदूषण होगा। यानी कहने का अर्थ है कि अगर ये जल स्थिर है तो इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना की जाए, ये प्राकृतिक रूप से ही बढ़ेगी और प्राकृतिक रूप से ही अपने आप को स्थिति रखेगी। इसमें आप जरा सा भी परिवर्तन करेंगे तो वो जल प्रदूषण की श्रेणी में आ जाएगा। हो गया, परिभाषा तो समझ में आ गई। लेकिन अब हम समझते हैं कि जल एक्चुअली है क्या, प्रदूषण हो कैसे रहा है। हमने सुना है कि संसार में 3/4 तो जल ही है, 3/4 जल है, और उसमें से सागरों में 93% जल है, भूमि में लगभग 4%, और 2% बर्फ में, 2% बर्फ के रूप में, और बाकी जो बचता है 1% के आसपास, 1% नहीं,
कुछ कमी बचेगा, मैं 1% बस लिख रहा हूँ, लगभग लगभग कर दिया जाता है। ये नदी और झीलों में है, 1% नदी और झीलों में ये जल है। पूरे संसार में हर तरफ जल ही जल है, लेकिन प्रदूषण हमने कर दिया। एक छोटे से भूभाग में हम रहते हुए भी ये सारी चीज़ें हम करते चले आ रहे हैं, प्रदूषण को अपना प्रभाव देते चले आ रहे हैं, और ये जो प्रभाव जा रहे हैं ये नदियों के द्वारा ही सागरों में मिल रहे हैं। दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, अपने जिले में ही देख लीजिए, कुछ कल कारखानों से निकलने वाले जल, प्रदूषित जल नदियों में मिलते हैं और नदी के पानी को पूरी तरह काला कर देते हैं और मछलियों का नामो निशान नहीं रहता है, जलीय जंतुओं का विनाश हो जाता है, और हो भी गया। आगे बढ़े, अब इसमें देखिए ये प्रदूषक का काम करते हैं। इसमें कौन सी वस्तुएं हैं जो जल प्रदूषण में कारक के रूप में अपना योगदान देते हैं? तो सबसे पहले कार्बनिक रूप से जल का कैसे होता है? ये कार्बनिक रूप वो है कि मृत जीव जंतुओं का वनस्पति के सड़ने से। सबसे पहले जल प्रदूषण जो कार्बनिक रूप से होता है, उसमें जो कोई जानवर मर गया, कोई पेड़ गिरा सड़ गया, पत्तियां सड़ गईं और वो जल में विलीत हो गईं, किसी नदी के किनारे, किसी तालाब के किनारे या किसी झील के किनारे, तो उनके सड़ने और मरने से जो उत्पन्न गैसें हैं, जो उत्पन्न क्रियाएं हैं, वो जल प्रदूषण में कार्बनिक रूप में आती हैं। दूसरा है अकार्बनिक, ये सबसे बड़ा कारण है। अकार्बनिक का अर्थ ही सीधा है औद्योगिकीकरण। कारखाने, और कारखानों का हमने पिछले अगली वर्षा में पढ़ ही लिया है कि जलीय जंतुओं पे, जंगलों पे और उसके साथ फसल पे क्या प्रभाव डालता है। तो मुझे लगता है कि ये इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन ये अकार्बनिक चीजों में आएगा, यानी कल कारखाने हमारे जल को सबसे ज्यादा प्रदूषित करते हैं। कदम आगे बढ़ा लेते हैं, स्रोत की बात कर लिया जाए कि ये जल प्रदूषित हो कैसे रहे हैं, क्योंकि ये तो लिखना है। लेक्चर देने की बात है तो मैं बोलता चला जाऊंगा, आप सुनते चले जाएंगे, हंसते मुस्कुराते क्लास खत्म हो जाएगी। एग्जाम में बैठेंगे तो आपके पास टॉपिक नहीं रहेगा, इसलिए टॉपिक से बात करते हैं। स्रोत की बात करेगा जब एग्जामिनर, तो आप उसमें लिखेंगे कि जल प्रदूषण के लिए पहला स्रोत घरेलू कचरा है, इसको लिखना है। घरेलू कचरा का अर्थ कि हमारे घरों से निकलने वाले कूड़ा करकट और भी बहुत सारे पॉलीथीन निकलते हैं, हम एक छोटे सी टोकरी में लेके बाहर रखते हैं। बाहर कोई उठाने वाला आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो बरसात का पानी या बहा के ले गया और जहां जल एकत्रित होता है वहीं पे जाके रुक गया, अब तो सड़न होनी है और जल प्रदूषण शुरू हो गया। दूसरा औद्योगिक कचरा। औद्योगिक कचरे का अर्थ क्या है? किसी बड़े कल कारखाने में कागज के कारखाना हो, लोहे का कारखाना हो, रासायनिक क्रियाएं जहां हो रही हो और उसके साथ साथ जो हमारे आसपास घट रही हो उसमें, हाँ कहीं सरिया बन रहा हो, मैं आसपास की बात कर रहा हूँ, अभी सारा समझिए, तो वहां से निकलने वाले कचरे भी जल को सबसे ज्यादा प्रदूषित करते हैं। आपने देखा होगा सहजनवा के आसपास बने हुए घरों पे छोटी छोटी राख आ जाती है, लोहे के बुरादे आते हैं, बरसात होगी इसे बहाएंगे और नाली के द्वारा किसी जलाशय में जाके एकत्रित होंगे और वहां का जल हो गया प्रदूषित, खराब, खत्म। दूसरा कृषि जनित। कृषि जनित का अर्थ यह है कि कृषि को बहुत भव्य रूप में, बहुत अच्छे से फसल बनाने के लिए उसमें हम कीटनाशक का उपयोग करते हैं, उसमें रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, उसके पैदावार को बढ़ाने के लिए हम यूरिया का उपयोग करते हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन वगैरह से भूमि का क्षरण भी होता है। और कृषि क्योंकि खुले खेतों में होगी तो यहाँ जल की आवश्यकता होगी और वो जल जब भूमि में मिलेगा तो भूमिगत जल प्रदूषित होगा और इससे हमारे पास जल की कमी शुरू हो जाएगी। कृषि में उपयोग होने वाले रासायनिक क्रियाओं की वजह से भी जल प्रदूषित हो रहा है। और उसके बाद परमाणु का स्थान आता है। ये तो वो चीज़ है कि जिसका स्वरूप हम आज भी महसूस करते हैं। 6 अगस्त 9 अगस्त जापान, और उतना दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। पिछले 3 साल से हम रूस और यूक्रेन का युद्ध देख रहे हैं और इस समय तो एक और पगलाया है भैया, इजराइल।
वो तो कहीं भी बम लड़ा रहा है, कोई आए, बहुत बोल रहे हैं ले बम, नहीं बात मान रहे हो ले बम, इधर जा रहे हो ले बम, उधर जा रहे हो ले बम, मारा धड़ाधड़ बम बम। तो अगला कारण परमाणु है, और परमाणुओं के प्रयोग से भूमि की हानि स्वाभाविक है, मानव का जीवन नष्ट होना स्वाभाविक है, मकानों का गिरना स्वाभाविक है। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो कचरा का पैदा होना अनिवार्य है, और वो जाएगा तो जल की हालत खराब कर देगा। जल प्रदूषण हो गया, उसका अगला कारण तेल वाहक जल है। तेल वाहक विमान की बात हो रही है यहां पे, विमान या जहाज। अब मध्य एशिया यानी खाड़ी देशों से तेल वाहक पोत आते हैं, उसमें बहुत बार तेल का रिसाव हो जाता है, और रिसाव होने से ऊपर एक परत बन जाती है, क्योंकि इनका पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है। जल के मुकाबले तो तेल का पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है, क्योंकि उनके अणु उसमें ज्यादा नजदीक होते हैं, और इससे जल प्रदूषण होता ही होता है, वहां के आसपास के जलीय जंतुओं का नाश हो जाता है। जल प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। अब अगला नंबर आता है प्रभाव की बात। प्रभाव क्या है? सबसे पहला मानव पर, और दूसरा वनस्पति जीव जंतु पर, क्योंकि जल का प्रभाव सबसे पहले मानव पर ही पड़ेगा, और मानव के प्रभाव पड़ने के कारण वनस्पति और जीव जंतु का भी नाश होना स्वाभाविक है। हमारा पूरा स्ट्रक्चर ही पानी पे निर्भर करता है। दूसरा, वनस्पति जीव जंतुओं पे इन्हें जल नहीं मिलेगा तो नमी नहीं रहेगी तो सूखने लगेंगे, और अच्छा जल नहीं मिलेगा तो इससे इनके ऊपर और भी समस्या होगी। ये हुआ समाप्त। और अब हम नियंत्रण की बात करेंगे कि जल प्रदूषण को रोका कैसे जाए। तो सबसे पहले सीवेज की व्यवस्था कर दी जाए। घरों के आसपास घर के कचरे जो निकल रहे हैं, नालियां बनाई जाएं, और अच्छी नालियां बनाई जाएं, ताकि वहां पे कचरा अंदर ना जाए और पानी छन करके जाए। कचरे को एक जगह एकत्रित कर लिया जाए, उसमें से जो सही पानी हो उसे फिल्टर कर दिया जाए, पुनः उपयोग में भी आ सकता है। सीवेज नालियों की व्यवस्था की जाए, और कचरे का फैलाव रोक दिया जाए। कोई भी कचरा हो, औद्योगिक कचरा हो या घर का कचरा हो, सारे कचरों को रोक दिया जाए। उसके लिए एक अलग से व्यवस्था बना दी जाए। अब मुझे लगता है कि इसके लिए काम यूएन कर रहा है, और उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा भी गया है, क्योंकि 2000 के दशक के बाद और इधर 25 सालों में इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा भी है। अगला है रासायनिक के स्थान पर जैविक। अब इसका अर्थ, अब रासायनिक का अर्थ वही खेतों वाला मामला है कि जहां पे हम रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं वहां पे हम जैविक खाद का उपयोग करें। अब जैविक खाद कहां से आएंगे? ये कचरों से प्लास्टिक वगैरह हानिकारक चीजें हटा दी जाएं, जमीन में दबा दी जाएं, तो जैविक रूप से खाद तैयार हो जाएगा, रासायनिक खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। जंतु के मलमूत्र से भी जैविक खाद उत्पन्न होती है। हमने देखा है बायोगैस को, गोबर के खाद को जैविक खाद बनते हुए भी हमने देखा है। हमारे खैलाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया में बनता भी है। तो इस प्रकार से इसका नियंत्रण किया जा सकता है। अगली बात, ध्वनि प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसा समस्या है जिसे हम चाह के भी खत्म करना नहीं चाहते। खत्म तो हो ही सकता है, लेकिन करना नहीं चाहते। ध्वनि प्रदूषण का स्रोत सबसे पहले मानव, और मानव से उत्पन्न सारी वस्तुएं। अब मानव चलाएगा जेट 125 डेसिबल, ये आवाज देता है, कान के पर्दे पड़ जाए। वायुयान, हॉर्न, बहुत ज्यादा शोर शराबा, ये ध्वनि प्रदूषण में आता है। ध्वनि प्रदूषण का अर्थ है कानों में पड़ने वाले आवाज,
जो कर्कश हो, अर्थात जो सुनने योग्य ना हो और जो कानों के पर्दों पे अपना प्रभाव डालते हैं, वही ध्वनि प्रदूषण है, वो चाहे जैसे हो रहा हो। अगला मिट्टी का प्रदूषण, जो हमारे परीक्षा में स्वाभाविक रूप से आते हैं। मिट्टी के प्रदूषण का अर्थ ठीक वैसे ही जैसे अम्लीय वर्षा जल प्रदूषण से है, वही चीजें इसमें है कि अगर रासायनिक का उपयोग करेंगे भैया तो मिट्टी का क्षरण, मिट्टी में उर्वरता, मिट्टी के ऊपर बांगर, जो मिट्टी है, जो उपजाऊ मिट्टी है, उसका क्षरण होगा और फिर अगली बार वो उतना अच्छा प्रभाव दे नहीं पाएगा। मिट्टी के प्रदूषण में कटाव भी अपना प्रमुख रूप से स्थान देता है। और कटाव का अर्थ क्या है मेरे दोस्त? वन संपदा की जब हानि नहीं होगी तो कटाव नहीं होगा। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। पर्यावरणीय प्रदूषण यहीं समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम नए चैप्टर को लेके पहुंचेंगे। तब तक आप आनंद भोगिए और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट वगैरह कर दीजिएगा। कुछ अगर नहीं समझ में आएगा तो वो भी भेजिएगा, मैं देखूंगा, समझूंगा। तब तक जय हिंद।